नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 8 के 7वें अध्याय के पहले पार्ट को हमने पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने जैवमंडल आरक्षण तक की पढ़ाई कर ली थी, तो आगे हम पढ़ेंगे अब क्रियाकलाप 7.4 से। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके अपने क्षेत्र में जैव विविधता को विक्षोभित करने वाले कारकों की सूची बनाइए। इनमें से कुछ क्रियाकलाप अनजाने में ही जैव विविधता में विक्षोभ उत्पन्न कर सकते हैं। मनुष्य की इन गतिविधियों की सूची बनाइए। इन्हें कैसे रोका जा सकता है? अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए तथा इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट अपनी कॉपी में नोट कीजिए। तो इस क्रियाकलाप में हम करना क्या है कि हमारे जो क्षेत्र में जैव विविधता है और जैव विविधता को विक्षोभित करने वाले कारक हैं, जैसे कि जो भी जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, और उनके साथ जो भी छेड़खानी होती है, हम उन्हें मारते हैं, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को काटते हैं, अर्थात हम उसे क्या करते हैं, विक्षोभित करते हैं। तो क्या क्या कारण हैं इसके, उनकी हमें सूची बनाना है और उसके बारे में चर्चा करना है और एक रिपोर्ट तैयार करना है। 7.5 पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। बच्चों ने भ्रमण करते समय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे लंबे सागौन अर्थात टीक के वृक्षों एवं वन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। तो यह लाइन इंपॉर्टेंट है कि हमें जंतुओं को या फिर किसी भी प्राणियों को परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे हम। प्रश्न भी आ सकता है कि वनस्पति जात और प्राणी जात किसे कहते हैं? हमारा उत्तर होगा किसी भी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात और जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। अर्थात ये जो है एक विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, सभी जगह नहीं पाए जाते हैं। एक नोट है, साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं। अर्थात ये पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे को ही हम क्या बोले थे? वनस्पति जात। इसमें साल है, अर्थात साल को हम सखुआ बोलते हैं। सागौन है मतलब टीक है। आम है, जामुन है। सिल्वर फर्न है, फर्न जो तीखी नोक वाली पत्तियां होती है, इसका एक पहचान है। फिर अर्जुन है, इसका भी पत्ता तीखा होता है, आगे से मुड़ा हुआ, आगे और हल्का सा लंबा होता है। इत्यादि जो है वनस्पति जात हैं। उसके बाद चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि क्या है? पचमढ़ी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। तो पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में हमें वनस्पति जात के रूप में ये सभी पेड़ पौधे मिलते हैं और प्राणी जात के रूप में ये सभी जीव जंतु मिलते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र है। चित्र 7.2 ए है जंगली कुत्ता, ये है। उसके बाद है चीतल, बी नंबर में चीतल है। सी नंबर में है आपका भेड़िया, डी नंबर में है तेंदुआ और सी नंबर में फर्न। देखिए इसकी जो पत्तियां हैं वो आगे क्या है? हल्का सा चोंचनुमा है और इसे ही हम फर्न बोलते हैं। फिर यहाँ पर एफ नंबर में जामुन का पेड़ दिया गया है। फिर हम क्रियाकलाप 7.5 पढ़ेंगे। अपने स्थानीय क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात की पहचान कर उनकी सूची बनाइए। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। तो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या है, उन्हें हम पढ़ेंगे। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। तो यह विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज क्या है उसे हम भी जानेंगे। पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि यह जो स्पीसीज है वह कहीं और नहीं बल्कि एक विशेष क्षेत्र में ही विशिष्ट रूप से ही पाया जाता है। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। माधव जी ने पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। तो यहाँ पर
हम देखेंगे यह है जंगली आम का पेड़ है यहाँ। उसके बाद पहली बोलती है, मैंने सुना है कि कुछ विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज विलुप्त हो सकती है, क्या यह सच है? जी हाँ, तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज विलुप्त तो हो सकते हैं, उनमें डोडो एक उदाहरण, डोडो एक पक्षी है और यह विलुप्त हो चुका है। फिर हम पढ़ेंगे विशन भारतीय विशाल गिलहरी, विशन भारतीय विशाल गिलहरी, ये दो क्या हैं? तो जीव हैं, तथा उड़ने वाले गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी है, ये तीन। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। यहाँ पर एक नोट है, यहाँ पर एक विशाल गिलहरी का चित्र दिया हुआ ये है। अब हम नोट पढ़ेंगे, स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, मतलब ये एक अपने ही प्रजाति के साथ ही जनन कर सकते हैं और अपने वंश वृद्धि कर सकते हैं। फिर है क्रियाकलाप 7.6, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के विशेष क्षेत्रीय पौधों एवं जंतुओं का भी पता लगाना है। फिर है 7.7 वन्य प्राणी अभयारण्य। शीघ्र ही पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी अर्थात जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। तो जहां पर वन्य प्राणियों को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है उस क्षेत्र को हम वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभयारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है, अर्थात यह कानून के खिलाफ है। नोट है, कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरन, श्वेत आंख वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, गैंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। इसका मतलब है कि ये संकटापन्न वन्य जंतु हैं, अर्थात ये कभी भी विलुप्त हो सकते हैं, अर्थात ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। फिर है भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड हैं। तो ये सभी जो है भारतीय अभयारण्य में पाए जाते हैं। फिर है यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो जो सरकार ने संरक्षित वन घोषित किया है, बनाया है या फिर उसे संरक्षित किया है, तो इसके बावजूद भी आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वे वनों का उन्मूलन कर देते हैं, कटाई कर देते हैं, साथ में वहाँ के जीव जंतुओं को भी मार देते हैं। फिर है बच्चों को प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहां हम प्राणियों अर्थात जंतुओं का संरक्षण करते हैं। तो प्राणी उद्यान मतलब चिड़ियाघर कहा जाता है और यहाँ पर भी हम प्राणियों अर्थात जंतुओं का संरक्षण करते हैं, उन्हें बचा कर रखते हैं। चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभयारण्य में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है इसे हम अभी जानेंगे। क्रियाकलाप 7.7, निकट के चिड़ियाघर प्राणी उद्यान का भ्रमण कीजिए, वहाँ के प्राणियों को किन परिस्थितियों अर्थात वातावरण में रखा गया है इसका प्रेक्षण कीजिए। क्या वे जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त हैं? क्या जंतु प्राकृतिक आवास की अपेक्षा कृत्रिम आवास में रह सकते हैं? आपके विचार में जंतु चिड़ियाघर में अधिक आराम से हैं अथवा प्राकृतिक आवास में? तो इसका ये जो पूछा था कि चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभयारण्य में क्या अंतर है, तो उसका उत्तर भी हम यहाँ से पता चलता है। चिड़ियाघर में जो प्राणियों को एक प्राकृतिक आवास में न रख करके उन्हें मानव निर्मित आवास में रखा जाता है। उन्हें पिंजरों में कभी कभी कैद किया जाता है या फिर उनके रहने के लिए एक छोटे से क्षेत्र को घेराबंदी करके रखा जाता है। और वहीं पर जो ये है अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य, तो यह जो है वो खुला क्षेत्र होता है, यह बड़े पैमाने पर अर्थात बड़े क्षेत्र में यह फैला हुआ होता है और यह उनका प्राकृतिक आवास होता है। फिर है राष्ट्रीय उद्यान, फिर से हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है
अर्थात राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो विशाल आरक्षित क्षेत्र होता है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें ही हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। फिर से हम इसे पढ़ेंगे कि वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण होता है और उन्हें ही हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। तो प्रश्न आएगा कि भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन है? हमारा उत्तर होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सर्वोत्तम किस्म की टीक अर्थात सागौन इस वन में मिलती है, मतलब यहाँ पर अच्छे किस्म का सागौन वृक्ष मिलता है। नोट है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास अर्थात शरण भी स्थित है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण है, जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियां भी मिलती हैं। पचमढ़ी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है, अर्थात यहाँ पर 55 चट्टानी आवास की पहचान हो चुकी है, मतलब 55 जगह में पहले लोग रहा करते थे। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। जैसे बच्चे आगे बढ़े उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है। तो बाघों को बचाने के लिए, जिस तरह से बाघों का शिकार होता था, बाघों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर और बाघ परियोजना लागू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना है, अर्थात बाघों को बचाना है। यहाँ पर बाघ है, ये जंगली भैंस है और यहाँ पर 12 सिंगा का चित्र है। बुझो कहता है, क्या इस वन में बाघ अभी भी पाए जाते हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं बाघ देख सकता हूँ। फिर है बाघ 7.4 चित्र में दिया गया है। बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो जंतु धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं। तो बाघ जो है वह एक ऐसा स्पीसीज है जो धीरे धीरे जंगलों से विलुप्त होते जा रहे हैं, अर्थात खत्म होते जा रहे हैं। परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्रों में बाघ की संख्या में वृद्धि हो रही है, अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंघा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, उसे हम संकटापन्न जंतु कहते हैं। इसे हम फिर से एक बार पढ़ेंगे कि वैसे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, ऐसे जंतुओं को हम संकटापन्न जंतु कहते हैं। बुझो को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया, जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं, मतलब उनकी देखभाल के लिए, उन्हें संरक्षित रखने के लिए कठोर नियम लागू किए जाते हैं। मानव जीव गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार करना, जानवरों को पकड़ना या फिर उन्हें मारना, जलावन पौधे की लकड़ी या फिर औषधीय पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं है। मतलब यहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में जो है वो ये सभी कार्य जो है वो स्वीकारनीय नहीं है। यहाँ पर पहली कहती है, क्या केवल बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा है? तो ऐसा नहीं है, छोटे जंतु भी विलुप्त हो सकते हैं। माधव जी पहली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दया से मार डालते हैं और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं, जिसके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। तो यदि हम सांपों को, गिलहरियों को, उल्लुओं को, चमगादड़ों को, छिपकलियों को, इन सभी छोटे छोटे जीवों को अगर मारते हैं तो हमारा पारितंत्र बिगड़ सकता है, और पारितंत्र के बिगड़ने से सभी जीवों को संकट उत्पन्न हो सकता है और आहार श्रृंखला भी गड़बड़ा सकता है, और इसलिए हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव
अब अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र के निर्माण करते हैं। तो पारितंत्र क्या होता है या फिर इसका निर्माण कौन करते हैं, तो इसे हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्मजीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से जब मिलते हैं तो फिर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। वो जो कहता है, मुझे आश्चर्य होगा कि यदि संकटापन स्पीसीज का कोई रिकॉर्ड भी हो, मतलब संकटापन स्पीसीज का कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है, तो रिकॉर्ड होता है जिसे हम रेड डाटा पुस्तक कहते हैं और इसी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं। वह उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, अर्थात वे जो भी जानवर संकटापन स्थिति में पहुंच चुके हैं या फिर वे विलुप्त होने वाले हैं या फिर विलुप्त हो चुके हैं, ये सभी जानवरों का रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा पुस्तक में। तो इसका हम उत्तर क्या लिखेंगे कि रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसका उत्तर लिखेंगे कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती है। मतलब पौधों के लिए अलग, जंतुओं के लिए अलग और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक मौजूद है। रेड डाटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी आप कंप्यूटर पर इस लिंक पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। फिर है 7.10 प्रवास। माधव जी के निर्देश में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है, अर्थात घने जंगल में चली जाती है। वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी हैं। प्रवासी पक्षी वैसे पक्षी होते हैं जो दूसरे क्षेत्रों से आते हैं और इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फिर चले जाते हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता है। मतलब जहाँ पर वे रहते हैं वहाँ पर उनके अंडे देने से उनके जो बच्चे हैं वो सही से नहीं जन्म ले पाते हैं और वे मर जाते हैं, और इसी कारण से वहाँ से उड़ करके वे हमारे क्षेत्रों में आते हैं और वहाँ यहाँ पर आकर के अंडे देते हैं। उसके बाद है, ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। तो प्रश्न आएगा कि प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं। हम लिखेंगे कि ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा कर आते हैं उसे हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। जैसा कि पहले ने कक्षा 7 में पढ़ा था। देखिए, पहले बोलते क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी ही नहीं बचेगी। क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है। मैं जानती हूँ कि कागज एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। मुझे आश्चर्य है यदि कागज का कोई और विकल्प उपलब्ध हो। तो कागज जो है वो लकड़ी से ही बनाया जाता है, लकड़ी की लुगदी से। तो और लकड़ी हमें जंगलों से प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं हम कागज को प्राप्त करने के उद्देश्य से हम जंगलों की भी कटाई कर देते हैं। तो कोई अन्य विकल्प अगर उपलब्ध हो तो देखेंगे। तो अन्य विकल्प में यही है कि हम ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दें और ऑनलाइन ही पढ़ें, जिससे कि हमारा कागज उद्योग, मतलब कागज का जो खपत है वो कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं हम जंगलों को बचाने में अपना योगदान भी दे पाएंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कागज का पुनः चक्रण। प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। मतलब 17 वृक्ष को काटेंगे तो हम 1 टन कागज प्राप्त करेंगे। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों से भी कमी आएगी। इसका अर्थ है कि हमें जितना संभव हो सके कागजों का बचत करना चाहिए। क्या वनोन्मूलन का कोई अस्थायी हल है। तो देखते हैं अस्थायी हल क्या है। पुनर्वन रोपण। प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्वन रोपण है।
पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। अर्थात पुनर्वन रोपण क्या है, तो नए वृक्षों को रोपना। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वन रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलन क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम वनोन्मूलित क्षेत्र जहाँ पर वन की कटाई हो चुका है उसे हम कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो वह फिर से पुनर्स्थापित हो सकता है। वहाँ पर फिर से नए नए पौधे उगाएंगे और धीरे धीरे वहाँ पर फिर से घना जंगल बन सकता है। फिर है प्राकृतिक पुनर्वन रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है। यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन अधिनियम है, संरक्षण वन अधिनियम। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है, साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो इसका मतलब हुआ कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें वनोन्मूलन की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि वनों के वन रोपण की ओर ध्यान देना चाहिए। अब कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने इस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। और इस तरह से हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो अगले चैप्टर में फिर हम मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। धन्यवाद।